पिछले 2 महीनों में आपने ये जरूर पढ़ा होगा। अब पीएफ यूपीआई से निकलेगा और अब 100% पीएफ निकाल सकते हैं। दोनों बातें हर जगह हैं और दोनों में दिक्कत है। पहली सुविधा अभी शुरू ही नहीं हुई है और दूसरी में जो 100% है वो आपके पूरे पीएफ का 100% नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बदला नहीं। 29 जून को जो हुआ वो इन दोनों खबरों से बड़ा था और उसमें 2 नियम ऐसे भी हैं जो पहले से सख्त हो गए हैं और उनके बारे में लगभग किसी ने नहीं बताया। तो पहले वो बात जो सच में हुई। 29 जून 2026 को सरकार ने एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम 2026 अधिसूचित की। ये पुरानी स्कीम की जगह लेती है, वो स्कीम जो 1952 में बनी थी। यानी 74 साल पुराना ढांचा पूरा बदल गया। ये आकाशवाणी की रिपोर्ट है जो सरकार का अपना प्रसारक है। और सबसे पहले वो बात जो नहीं बदली, क्योंकि यही सबसे ज्यादा पूछी जा रही है, आपकी सैलरी से कटने वाला 12% वैसा ही है। कंपनी का 12% भी वैसा ही है। अधिसूचित संस्थानों पर 10% पहले की तरह लागू है। योगदान में कोई बदलाव नहीं हुआ। ये बदलाव कितने लोगों पर लागू होता है ये समझ लीजिए। ईपीएफओ के लगभग 7 करोड़ सदस्य हैं। 7 करोड़ यानी हर उस व्यक्ति पर जिसकी सैलरी से पीएफ कटता है। और एक बात जो दिलचस्प है, ये बदलाव अचानक नहीं आया। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने अक्टूबर 2025 में इसे मंजूरी दी थी। अधिसूचना उसके लगभग 8 महीने बाद आई। तो जिस खबर को आपने जून में नया समझा, वो असल में 8 महीने से रास्ते में थी। अब वो बदलाव जो सच में काम का है। पहले पीएफ निकालने के 13 अलग अलग कारण थे। बीमारी का अलग नियम, पढ़ाई का अलग, शादी का अलग, घर का अलग, हर एक की अपनी शर्तें, अपनी सीमा, अपना फॉर्म। अब वो 13 मिलकर 3 हो गए हैं। पहला एसेंशियल नीड्स यानी जरूरी खर्च, बीमारी, पढ़ाई, शादी। दूसरा हाउसिंग नीड्स, घर से जुड़े खर्च। तीसरा स्पेशल सर्कमस्टेंसेस यानी खास हालात, जैसे कोई आपदा या बेरोजगारी। ये आंकड़े द ट्रिब्यून की रिपोर्ट से हैं। 13 से 3 ये असली सरलीकरण है और शायद इस पूरी स्कीम का सबसे बड़ा फायदा। दूसरा बदलाव एक संख्या है और वो 5 गुना है। ऑटो सेटलमेंट की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़कर 5 लाख रुपए हो गई है। ऑटो सेटलमेंट का मतलब है क्लेम अपने आप निपटता है, कोई इंसान उसे एक एक करके नहीं देखता। पहले ये सिर्फ 1 लाख तक था, अब 5 लाख तक। ये बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है। साथ में नौकरी की न्यूनतम अवधि घटाकर 12 महीने कर दी गई है। पढ़ाई के लिए 10 बार तक और शादी के लिए 5 बार तक निकासी की जा सकती है। अब वो सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, 25% क्यों रोका जाता है? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास एक बैंक एफडी है और बैंक कहता है कि आप 75% कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन 25% खाते में रहेगा और उस पर ब्याज चलता रहेगा। क्या वो 25% रुका हुआ है या कमा रहा है? पीएफ में ठीक यही है। जो 25% खाते में रहता है उस पर फिलहाल 8.25% सालाना ब्याज मिलता रहता है। ये रोक भी है और रिटर्न भी। दोनों बातें एक साथ सच हैं। और यहीं से वो दूसरी गलतफहमी साफ होती है। खबरों में लिखा था 100% निकासी। तकनीकी रूप से वो गलत नहीं है, लेकिन अधूरा है। नियम में एक शब्द है एलिजिबल मेंबर बैलेंस। 100% उसी का है और वो एलिजिबल मेंबर बैलेंस खुद आपके पूरे पीएफ का 75% है। यानी 100% का 100% नहीं, 75%। अगर आपके खाते में 4 लाख रुपए हैं तो बात 3 लाख की हो रही है, 4 लाख की नहीं। 1 लाख खाते में रहेगा और कमाता रहेगा। यहाँ 1 सेकंड रुकिए और अपने आप से पूछिए, अगर आपके पीएफ खाते में 8 लाख रुपए हैं तो इस नए नियम के हिसाब से आप ज्यादा से ज्यादा कितना निकाल सकते हैं? सोचिए। जवाब है 6 लाख, क्योंकि 75% 6 लाख होता है और बाकी 2 लाख खाते में रहेंगे और उन 2 लाख पर ब्याज चलता रहेगा। अगर आपने 6 लाख सोचा था
तो आपने नियम समझ लिया है। अब वो हिस्सा जिसके बारे में लगभग किसी ने नहीं लिखा। इस पूरी खबर को सरलीकरण की तरह बताया गया, लेकिन 2 नियम सख्त भी हुए हैं। पहला, नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ निकालने के लिए जो इंतजार करना पड़ता था वो 2 महीने था, अब वो 12 महीने हैं, 2 से 12। दूसरा, फाइनल पेंशन निकासी के लिए इंतजार 2 महीने था, अब वो 36 महीने हैं, यानी 3 साल। ये भी उसी द ट्रिब्यून रिपोर्ट में है, बस किसी हेडलाइन में नहीं आया। और ये तर्क के हिसाब से समझ आता है। मकसद ये है कि रिटायरमेंट का पैसा नौकरी बदलते ही खत्म न हो जाए। लेकिन अगर आप ये मानकर चल रहे थे कि नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद पैसा मिल जाएगा, तो अब वो हिसाब बदल चुका है। तो अगर आपने अभी अभी नौकरी छोड़ी है तो व्यावहारिक तस्वीर क्या है? पहला, आप तुरंत पूरा पैसा नहीं निकाल सकते, अब 12 महीने का इंतजार है। दूसरा, इस बीच वो पैसा बेकार नहीं पड़ा है, उस पर ब्याज चलता रहता है। तीसरा, रिपोर्टों के मुताबिक ज्यादातर क्लेम के लिए अब पुरानी कंपनी से सत्यापन नहीं करवाना पड़ता, जो अक्सर सबसे बड़ी अड़चन होती थी। और चौथा, ईपीएफओ का लक्ष्य है कि ऑनलाइन क्लेम 3 कार्य दिवसों में निपट जाए। ये लक्ष्य है, गारंटी नहीं, लेकिन दिशा साफ है। कम कागज, कम इंतजार, ज्यादा ऑटोमेशन। बदलाव की असली कहानी यही है, यूपीआई नहीं। और अब वो पहली खबर जिससे हमने शुरुआत की थी, यूपीआई से पीएफ निकालना। ये सुविधा प्रस्तावित है। टेस्टिंग की खबरें हैं, एनपीसीआई के साथ सिस्टम बन रहा है, लेकिन अगस्त 2026 तक ईपीएफओ ने न कोई तारीख बताई है, न कोई ऑपरेशनल गाइडलाइन जारी की है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये कब से शुरू होगा, क्योंकि वो किसी को नहीं पता। जिस दिन ईपीएफओ आधिकारिक तौर पर बताएगा, उस दिन ये सच होगा। तब तक ये एक घोषणा है, सुविधा नहीं। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है, लागू हो चुका है नई स्कीम। 13 से 3 श्रेणियां, 5 लाख की ऑटो सेटलमेंट सीमा, 75 और 25 का बंटवारा। सख्त हुआ है 2 महीने से 12 महीने और 2 महीने से 36 महीने। नहीं बदला आपका 12%। और अभी शुरू नहीं हुआ यूपीआई और एटीएम से निकासी। एक बात साफ कर दूं, इस वीडियो के आंकड़े द ट्रिब्यून, बिजनेस स्टैंडर्ड और आकाशवाणी की रिपोर्टों से हैं, और हर आंकड़े के साथ उसका स्रोत स्क्रीन पर दिखा है। ईपीएफओ की अपनी वेबसाइट अभी इन आंकड़ों के लिए खुल नहीं रही, इसलिए मैं इन्हें रिपोर्ट के तौर पर बता रहा हूं, सरकारी दस्तावेज के तौर पर नहीं। जब ईपीएफओ का सर्कुलर मिलेगा, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जोड़ दिया जाएगा। आप अपना यूएएन खोलकर देख सकते हैं कि आपके खाते में कितना है और उसका 25% कितना बनता है। वो हिस्सा अभी भी हर साल ब्याज कमा रहा है। ये जानकारी सिर्फ शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है, कोई निवेश सलाह नहीं है। अपने फैसले से पहले किसी योग्य सलाहकार से बात कीजिए।